हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट जुलाई 2023 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका 10 जनवरी 2023 का है। तो इसमें आज हम लोग जो है टोटल मैथ्स के 30 क्वेश्चन को आज हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप लोगों को पता होगा कि मैथ्स में भी आपका जो है दो मतलब कि सेक्शन में डिवाइड रहता है। 15 क्वेश्चन आपका जो कैलकुलेटिव रहता है, आप लोग आसानी से बहुत ही इजी क्वेश्चन रहता है उसे आप लोग कर सकते हैं। और 15 क्वेश्चन आपका जो बाल विकास से संबंधित रहता है उसे भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो जहाँ तक प्रीवियस ईयर का बात है तो आप लोग प्रीवियस ईयर यदि सारे आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका जो है एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा मतलब कि वहाँ किसी भी प्रकार का परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से देखिए आपका मैथ्स का क्वेश्चन शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपका 15 से 30 तक 5 के गुणजों का योगफल प्लस 24 और 40 का HCF माइनस सबसे छोटी आभाज्य संख्या बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, मतलब कि क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको बताने के लिए कि 15 से 30 तक का 5 के गुणज का योगफल आपको लेना है। तो 15 से 30 तक का गुणज क्या हो जाएगा, 5 के गुणज जैसे ही आप ले लीजिएगा तो 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, उसके बाद 30 हो जाएगा। तो इन सारों का क्या करना है, इन सारे का योगफल लेना है, आपको योगफल लेना है। उसके बाद योगफल लेने के बाद 24 और 40 का जो आप लोग HCF निकालेंगे तो उसका HCF आप लोगों का निकल के आ जाएगा कितना, HCF निकल के आ जाएगा 8। तो 24 और 40 का HCF कितना हो गया, 8 हो गया, माइनस सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है, 2। तो 2 होता है सबसे छोटी आभाज्य संख्या। तो 15, 20, 25, 30 का जोड़ कितना हो जाएगा, 90 प्लस 8 माइनस 2। तो कितना निकल के आ जाएगा, 96 आपका निकल के आ जाएगा आंसर। तो 96 ऑप्शन नंबर 3 में है, तो आप लोग आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। तो 15 से 30 तक का 5 के गुणजों का योगफल, तो 15, 20, 25, 30 ले लेंगे प्लस 24 और 40 का HCF यानी कि 8 आ जाएगा। सबसे छोटी आभाज्य संख्या उसमें जो है माइनस सबसे छोटी आभाज्य संख्या माइनस सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 हो गया। तो इसको हल किए तो 96 आ गया। तो 96 आपका ऑप्शन नंबर 3 में तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें देखिए कितना है, 6 है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो हम लोग 0 दे देते हैं अपने मन से। उसके बाद 0.6, उसके बाद कितना 0.06, उसके बाद 0.006। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा कि 7 प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको हम लोग जोड़ के लिख देते हैं कितना होता है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.66666 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब इन सारे का जोड़ कितना हो गया, तो इन सारे का जोड़ हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 6.666। इसमें क्या जोड़ा जाए, तो मान लीजिए x जोड़ देंगे हम लोग तो बराबर 7 आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग x का वैल्यू निकालना है। तो 7 यहाँ पे पॉइंट के बाद हम लोग अपने मन से यहाँ पे 3 0 दे देते हैं। तो यहाँ पे 6, ये 6 जो है आपका 6.66 जो उधर जाएगा आपका बराबर के उस पार क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 6.666। तो इसमें 7 में जब इतना माइनस कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 0.0334 यानी कि 0.334 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, मान लीजिए x जोड़ लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, x जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 7 हो जाएगा। तो उसी तरह से ये पूरा टर्म को आप लोग को क्या करना है, तो x इसमें जोड़ेंगे 6.666 में x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये पूरा टर्म को आप लोग बराबर के उस पार ले जाइएगा, 7 में घट माइनस कर दीजिएगा तो आपका निकल के ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ गए होंगे आप लोग। तो उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपका, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 60 है। तो अगली 2 संख्याएं उसमें जोड़ दिया जाए तो योगफल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है आप लोग को क्रमागत संख्या लेना है, सम संख्याओं का योगफल 60 है। तो पहला मान लीजिए सपोज दैट आप x ले लिए, तो दूसरा क्या लीजिएगा, x+2 ले लीजिएगा। तो उसी तरह से फिर x+3 ले लीजिएगा। फिर उसी तरह से आप लोग यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा, x+2 के बाद 4 लीजिएगा, x+6 लीजिएगा, फिर क्या लीजिएगा, x+8 ले लीजिएगा।
तो इन सारे का योग कर दीजिएगा आप लोग कितना 60 लिख दीजिएगा। 60 कर दिए। देखिए पहला क्या लिए x लिए, x+2 लिए, x+4 लिए, x+6 लिए, x+8 लिए, तो हो गया बराबर कितना 60। तो इस तरह से कितना 5x हो जाएगा, 5x प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 60। तो इस 20 को उधर करेंगे माइनस हो जाएगा कितना 40 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो गया 40, 5 8 40। x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू आपका निकल के कितना आ गया 8 आ गया। तो इस तरह से 8 आप लोग रख दीजिएगा सारे वैल्यू में। तो पहले के जगह पे x का वैल्यू 8 रखिएगा तो कितना हो जाएगा, पहला हो जाएगा आप कितना 8 हो जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा, फिर 2 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा, फिर 2 जोड़िएगा 14 हो जाएगा, फिर 2 जोड़िएगा 16 हो जाएगा, फिर 2 जोड़िएगा 18 हो जाएगा। कितना 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 गो हो गया। उसके बाद यहाँ तक 5 हुआ, लेकिन क्या कहता है 2 और सम संख्या जोड़ देना। तो 18 जोड़ दीजिए, फिर उसमें +2 कीजिएगा 20 जोड़ दीजिए। टोटल आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। तो पहले आप लोगों को कैलकुलेट करना है कि पहले x मान लेना है पहला सम संख्या, अगला मान लेना है x+2, x+4, x+6, x+8। इस तरह से मान लीजिएगा। x का वैल्यू 8 निकल जाएगा तो आप लोग सारे का वैल्यू रख दीजिएगा 8, 8 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 हो गया। और 2 सम संख्या एक्स्ट्रा आपको जोड़ने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो 18 और 20 जोड़ दीजिएगा, सारा का योग आ जाएगा आपका 98। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, स्केल पेंसिल तथा रबड़ क्रमशः 6, 10 तथा 12 पैकेटों में उपलब्ध है। यदि कोई दुकानदार तीनों वस्तुओं समान संख्या में खरीदना चाहता है तो उसे स्केल पेंसिल रबड़ के क्रमशः कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो इन सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे 6, उसके बाद है 10, उसके बाद है आपका 12। इसका जो आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम निकालिएगा तो 2 से दीजिएगा 3, 5, 6, फिर उसके बाद 3 से दीजिएगा 1, 5, 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 या 30 दोनों 60। तो एलसीएम कितना निकल के आ गया 60। तो इसका जो है एलसीएम हम लोग निकाल लिए कितना 60 आ गया। अब देखिए इस 60 में क्या कीजिएगा, एक बार आप पहले 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 10। फिर इस 60 में एक बार आप लोग क्या से 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 6। फिर इस 60 में आप लोग एक बार कितना से 12 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 5। तो 10 6 5, तो किसमें है 10 6 5। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले एलसीएम निकालना है, उस एलसीएम में एक बार 6 से भागा देना, एक बार 10 से भागा देना, एक बार 12 से भागा देना। इस तरह से आपका जो 10 6 5 करके उसको क्या करना पड़ेगा, कम से कम पैकेट खरीदना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम होने की उसकी माँ ने 300 रुपये दिए। क्या बोला, शिवानी को एक परीक्षा में प्रथम होने पर उसकी माँ ने उसको, मतलब कि जब वो फर्स्ट आ गया तो उसकी माँ ने 300 रुपया दिया। अब देखिए शिवानी क्या करता, उसने उस जो है धनराशि में से 1/4 अपने भाई को दे दिया, जो शेष बचा उसका 1/3 अपने छोटी बहन को दे दिया। तो बताइए कि उसके पास कितना धनराशि बचा, यानी कि शिवानी जो है कितनी धनराशि अपने लिए रखी। तो उसके पास टोटल कितना है 300 है। 300 का 1/4 अपना भाई को दे दिया, मतलब कितना भाई को दे दिया 4 7 28, 2 4 5 20, यानी कि 75 रुपया भाई को दे दिया। अब देखिए 300 में 75 भाई को दे दिया, तो अब बचा उसके पास कितना, 300 में 75 भाई को दे दिया तो 225 बचा उसके पास। अब इस 225 का फिर 1/3 अपना बहन को दे देती है। तो इस तरह से बहन को दे दी तो कितना बचा 3 7 21, 3 5 15, फिर 75 रुपया अपना बहन को दे दिया। देखिए उसके पास रुपया कितना था, टोटल 300 था। 300 में 75 भाई को दिया, फिर 3 और 75 जो फिर उसने अपना बहन को दे दिया। तो 75 + 75 कितना हो गया 150। तो 300 में 150 उन्होंने दे दिया, तो बचा उसके पास कितना 150 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, राघव निम्नलिखित वस्तुएं खरीदना चाहता है, मूल्य तथा वांछित मात्राएं नीचे दी गई है, यानी कि दूध, दही, आम, केला इस तरह से दिया गया है। तो दूध का जो है मूल्य दिया गया 50 रुपया प्रति लीटर, और उसके बाद दही 80 रुपया प्रति केजी, आम दिया 60 रुपया प्रति केजी, केला दिया 4 रुपया प्रत्येक केला, यानी कि एक केला का दाम 4 रुपया है। तो इस तरह से इतना करके उन्होंने क्या किया, सामान खरीद रहा। तो यदि उसके पास 190 टका है तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए उन्होंने, उसके पास 190 रुपया है, तो उन्होंने दूध जो है 50 रुपया पर लीटर की दर से
तो उन्होंने क्या किया, दूध खरीदा है। तो दूध जो खरीदा है वो, तो दूध में उन्होंने जो है टोटल 1 लीटर खरीदा है, तो दूध का कितना पड़ गया उसको, 50 रुपया पड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 80 रुपया पर केजी के दरों से जो मतलब केजी के दर से 250 ग्राम वह क्या खरीदता है, दही खरीदता है। तो 250 ग्राम दही का दाम आप लोग जब निकालिएगा तो 20 रुपया हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है 2 कम 2 1 3/2 केजी उन्होंने आम खरीदा है, तो 60 रुपया के दर से, तो इसका आम का दाम 90 रुपया हो जाएगा। 4 रुपया पर केला के दर से हाफ दर्जन मतलब 6 केला खरीदा, तो कितना हो गया, 24 रुपया। सारे को जोड़ दीजिए तो 184 रुपया उन्होंने क्या किया, उसका खर्च हो गया। तो देखिए उसके पास 190 रुपया था, वो सारे जब इस मात्रा में सामान खरीदा तो उसको खर्च पड़ा कितना, 184 टका। अब उसके पास कितना रुपया बच गया, 6 रुपया तो एक्स्ट्रा बच गया है। लेकिन ऑप्शन में जब आप लोग पढ़ेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, उसके पास अपनी ज़रूरत सामान खरीदने के लिए यथार्थ पूरी धनराशि है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। उसके पास 6 रुपया कम पड़ गए, 6 रुपया कम नहीं पड़ गए, 6 रुपया अधिक बच गया है, ठीक। उसके पास 4 शेष बचा है, बचेंगे 4 रुपया थोड़ी ना बचा, उसके पास 6 रुपया बचा, इस तरह से ये भी ऑप्शन गलत है। उसके पास पर्याप्त धनराशि है जिससे वह 75 ग्राम दही खरीद सकता है, बिल्कुल सही बात है। उसके पास जो 6 रुपया बचा है तो वह 6 रुपया का जो है 75 ग्राम दही आराम से खरीद सकता है, जो कि 80 रुपया पर केजी का मतलब कि रेट है दही का, तो वह जो है 75 ग्राम दही यानी कि 6 रुपयों में खरीद सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सारे का इस तरह से क्वांटिटी में वह सामान खरीदा तो 184 रुपया खरीदा, उसके पास 190 टका था, तो 6 रुपया उसके पास एक्स्ट्रा बच गया, तो उस 6 रुपया का वह क्या करेगा, 75 ग्राम दही खरीद लेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है। 3 समकोण बराबर 300 डिग्री, क्या 3 समकोण बराबर 300 डिग्री होता है, 3 समकोण मतलब 3 गुना समकोण डिग्री का 90 डिग्री का कोण होता है, समकोण कहा जाता है, तो 9 या 27 ही होता है, तो इस तरह से ये गलत ही हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा वाला, यानी कि 3 दूना 6 एक 7/2, इसको 90 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 45 होगा, तो इस तरह से 45 हुआ। तो इसको जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 45 का कीजिएगा तो 45 को आप लोग कीजिए, यहाँ पे क्या होता है, तो 7 × 5 = 35 के 5 और 7 × 4 = 28, 29 30 31 315। इस तरह से देखिए यहाँ पे 3.1/2 समकोण का वैल्यू 315 होता है, तो ये बिल्कुल आपका क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और ज़्यादा आप लोगों को देखने की ऑप्शन ज़रूरी नहीं है, तो आपका आंसर मिल गया है। कौन सा सत्य है, तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सत्य है, ऑप्शन नंबर 2। और सारे जो है आपका गलत ही हो जाएगा। इसमें देखिए 2 समकोण पूछ रहा, तो 2 गुना 90 कितना हो जाएगा, 180, बट यहाँ पे 190 दिया, इस तरह से ये भी गलत हो रहा। ये 2 दूनी 4 एक 5/2 गुना 90 कीजिए, कितना हो जाएगा, 45, तो ये भी आपका जो है गलत ही हो रहा। 25 25 हो गया, 2 × 5 = 20 2 22 हो रहा, तो ये भी आपका गलत ही हो रहा। तो इस तरह से 3.1/2 समकोण का वैल्यू कितना होता है, 315 डिग्री होता है, तो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई नहीं हो सकती है। यानी कि समकोण त्रिभुज कैसे होता है, इस प्रकार होता है। तो समकोण त्रिभुज कौन मतलब बनता है, जो ट्रिपलेट बनाता है वही ना समकोण त्रिभुज बनाता है। तो यहाँ पे कौन सा जो है समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तो देखिए ये वाला तो आपका हो जाएगा। समकोण त्रिभुज बनाने का क्या, जैसे इसमें बड़ा भुजा क्या है 13 का स्क्वायर जो है आप लोग 2 छोटे भुजा का स्क्वायर के योग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो ये बराबर हो रहा, ये समकोण होगा। अब सेकेंड वाला देखिए आप लोग क्या है, यहाँ पे सेकेंड वाला आपका जो ये थर्ड वाला जो है आपका बिल्कुल ही यहाँ पे नहीं पूरेगा। जैसे 6 का स्क्वायर कीजिएगा, 6 का स्क्वायर जो है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का योग का बराबर होना चाहिए, तो ये जो है आपका नहीं होगा। और देखिए ये आपका ये भी हो जाएगा और आपका फर्स्ट वाला भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ये 3 वाला जो फुलफिल नहीं करता। तो समकोण त्रिभुज का मेन आपका फंडा समझ लेना, जो बड़ा मतलब कि भुजा है उसका वर्ग का जो वर्ग करना है और उसके वर्ग के बराबर होना चाहिए 2 छोटे भुजा के वर्ग का योग जो है बराबर होना चाहिए। तो आपका तीसरा वाला जो है फुलफिल नहीं करता, इस तरह से आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने बड़े अक्षरों में घूर्णन सममिति होती है।
तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने ऐसे अक्षर है कि जिनके घूर्णन सममिति होता है। तो घूर्णन सममिति क्या होता है कि यदि किसी आकृति के केंद्र बिंदु के चारों ओर उसे घुमाया जा सकता है। मान के चलिए कि कोई लेटर है, जैसे एच है, तो एच का मान के चलिए कि इस तरह से आपका एच है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको केंद्र मान के इसको जो पूरा एकदम आप इससे घुमा सकते हैं, और घुमाने के बाद भी वह पहले के जैसा दिखे, उसमें कोई चेंज नहीं हो, वही हो जाता है उसका घूर्णन सममिति। जैसे एच को मान के चलिए यहाँ पे आपका इस तरह से है, इसको पूरा 180 डिग्री आप घुमा दीजिए, तो इस तरह से घुमा दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो यह सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा। तो आपका एच जो है एक घूर्णन सममिति होती है। तो एक लेटर आपका एच आ जाता है। आई भी आपका देखिए, आई जो है आपको इसको भी पूरा तरह से आप इसे घुमा सकते हैं, तो आई में भी कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए एन, एन को भी आप पूरा तरह से घुमा सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा। एस को आप घुमा सकते हैं पूरा एकदम केंद्र मान के चारों तरफ इसको घुमा सकते हैं, सेम दिखेगा। उसके बाद देखिए ओ को भी आप सेम इसे घुमा सकते हैं, ऐसे ही दिखेगा। एक्स, एक्स को भी सेम आप घुमा सकते हैं, ठीक ऐसे ही दिखेगा। उसके बाद आप लोग जेड को भी पूरा तरह से केंद्र मान के चारों तरफ इसे घुमा सकते हैं, और घुमाने के बाद भी आप सेम ही दिखेगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऐसे बड़े अक्षर है, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेटर है जिसके मतलब कि घूर्णन सममिति होती है। तो एच, आई, एन, एस, ओ, एक्स, जेड। तो इस तरह से आपका टोटल कितना हो गया, 7, यानी कि 7 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक 12 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार सभी कोनों से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काट लिया गया है, तो इस पर शेष बची शीट का क्षेत्रफल निकालना। तो इस तरह से कुछ आपका क्या आयत है, तो आयत का ये हो गया आपका 12, ये हो गया 8। अब चारों तरफ आपका कोण में क्या है, 3-3 मीटर का आपका जो है, ये 3, 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 ये 3। तो इस तरह से 3-3 मीटर का आपका वर्ग है। तो पहले आप जो है आयत का जो क्षेत्रफल निकाल लीजिए पहले वाला। तो 12 गुना 8, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, 12 गुना 8 कितना हो गया, 12 गुना 8 किया तो आप 96 आ गया, 96 आ गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपके पास जो है 4 ठो वर्ग आपका कट जाएगा कोनों से। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो 3 गुना 3, 3 तिया 9, लेकिन कितना वर्ग है आपके पास, 1 2 3 4, तो इसको 4 से गुना कीजिए, 9 चौके 36, तो इसमें माइनस कर दीजिए, 96 में 36 कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो इस तरह से आपका शेष बचा क्षेत्रफल 60 हो जाएगा। तो पहले 12 गुना 8 करके उसका पूरा आयत का क्षेत्रफल 96 हुआ, और 3 गो वर्ग कटा है 3-3 मीटर का, तो 36 हो जाएगा, यानी 4 वर्ग कटा 3-3 मीटर का, 36 हो गया। तो इस तरह से 96 में 36 माइनस हो गया, तो 60 आपका राइट आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, रेलगाड़ी पी स्टेशन ए से 6:40 बजे चलती है और स्टेशन बी पर उसी दिन 21:30 बजे वह पहुंच जाती है। इस तरह से ये जो है आपका ए पॉइंट है और बी है, ए स्टेशन है, ये गाड़ी पी है। तो इस तरह से यहाँ से 6:40 में वह क्या करती है, चलती है, और उसी दिन जो है 21:30 में वह पहुंच जाती है। तो 21:30 से 6:40 के बीच में कितना समय हो गया आपका। तो इस तरह से आप जब 21:30 से 6:40 के बीच आप लोग जब समय निकालेंगे, तो आपका निकल के यहाँ पे 14 घंटा 50 मिनट निकल के आ जाएगा। तो टोटल समय लगा कितना, 14 घंटा 50 मिनट। फिर जो है अगला रेलगाड़ी क्यू जो है, रेलगाड़ी है क्यू, वह जो है ए से बी तक जाती है। तो 19:10 बजे निकलती है, और अगले दिन वह क्या करता है, 10:50 में वह पहुंचती है। तो 19:10 क्या हो गया, ये जो है रात के समय जो है 12:07, यानी कि 7:10 पर वह निकलती है रात में। तो 7:10 में रात में निकला, तो वह जब सुबह पहुंचेगा, सुबह 7:10 कितना घंटा हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। सुबह 7:10 पे 12, उसके बाद 8 घंटा 10 मिनट पर 11 घंटा, फिर 9:10 पे 12 घंटा, 10 बजकर उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद मतलब कि 12 घंटा तो इधर हो गया आपका 7:10 तक, 8:10, 9:10, 10:10, तो टोटल हो गया 3 घंटा। तो 12-3 कितना घंटा, 15 घंटा टोटल इधर भी लगा आपका, यानी कि टोटल आपका लग गया कितना, टोटल आपका लग गया इधर भी आपका इसमें कितना, 15 घंटा, 15 घंटा लग गया। तो 15 घंटा आप उधर देखिए, और आपका जो है यहाँ पे
40 मिनट और यहाँ पे हो जाएगा। टोटल आपका 15 घंटा 40 मिनट लग रहा है इसमें। तो सिंपल आप जो है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 19:10 से अगला 10:50 तक 15 घंटा 40 मिनट लगता है। तो इसमें जो कितना समय का अंतर है तो इन दोनों में आप लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 15:40 में 14:50 को घटा दीजिए। तो डायरेक्ट चलिए हम लोग 15:40 एक ठोका निकला, एक ठोका आपका निकल गया, एक का कितना निकला 14:50। अब देखिए 40 मिनट में से 50 मिनट नहीं घटेगा, इससे हम लोग क्या करेंगे 1 घंटा पहचान ले लेंगे। 1 घंटा पहचान लिए तो कितना हो गया 60 मिनट। तो 60 मिनट हो गया इधर, तो 40 इधर, 100 में 50 गया तो 50 इधर, 14 खत्म हो गया। तो इस तरह से 50 मिनट अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से 50 यानी कि ऑप्शन नंबर क्यू वाला आप लोग समझ गए होंगे। तो पहले आप लोग 6:40 से 21:30 के बीच का समय निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है 19:10 से लेके 10:50 के बीच का समय निकाल लीजिएगा। दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ लगाता है। अंकित 400 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर, जैसे इस तरह से वृत्ताकार है और इसका जो है मतलब कि वह 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है। और वह प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता, तो 3 चक्कर कितना हो गया 1200 मीटर हो गया। और वह जो सप्ताह में मतलब कि वह 1 सप्ताह उस पथ पर दौड़ा, तो यह 1 सप्ताह मतलब 7 दिन, तो कितना हो गया 12 7 8400 मीटर हो गया। लेकिन किलोमीटर में निकालना है तो ये 1000 से क्या कर दीजिएगा, 1000 से 3 जीरो से भागा दे दीजिएगा। इस तरह से 2 जीरो कट गया तो 8.4 हो जाएगा। तो 8.4 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 400 का मीटर ट्रैक है, प्रतिदिन वह जो 3 चक्कर लगाता है तो 1200 मीटर हो गया। और 1 सप्ताह तक दौड़ता है तो 7 से गुना कर दीजिए, 8400 मीटर हो गया। तो यहाँ पे आपको किलोमीटर में पूछ रहा है, 1000 से भागा दे दीजिए तो 8.4 किलोमीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, एक तरह से एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत ही इजी है। देखिए 1 से आपका क्या हो गया, 1 का स्क्वायर के बाद 2 का स्क्वायर, 2 के बाद 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। उसके बाद देखिए A से B हुआ, B से C हुआ, C से D हुआ, D के बाद E हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 के बाद कितना हुआ, तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 का गुना 1 किया तो 1 हो गया। उसके बाद 4 को गुना से 2 से किया तो 8 हो गया। 9 को 3 से किया 27 हो गया। 4 को 4 से किया 64 हो गया। अब 5 को मतलब कि 25 को 5 से करेंगे तो 25 पंचे 125 हो जाएगा, 125। तो इस तरह से आपका 25E 125 समझ गए होंगे आप लोग, राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। एक विद्यालय में समूह गान प्रतियोगिता में प्रस्तुत सबसे अच्छा गाना चुनने के लिए 540 विद्यार्थियों ने मतदान किया। प्राप्त मतों के आधार पर इन समूह गानों ABCD एक पाई चार्ट के रूप में, पाई चार्ट आप लोग समझ रहे होंगे इस तरह से होता है जिसमें कि 4 प्रकार का दिया हुआ। तो एक जो है 120 थोड़ा बड़ा वाला हो जाएगा, 120 हो गया। और एक आपका हो गया कितना 90 डिग्री का हो गया। एक आपका क्या हो गया 80 डिग्री का हो गया। एक आपका 70 डिग्री। इस तरह से है आप बटा हुआ ABCD करके। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थियों ने समूह गान B के लिए मत दिया है। तो B के बारे में पूछ रहा है, B के बारे में यानी कि 80 के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर करेंगे तो टोटल कितना डिग्री होता है इसमें पाई चार्ट में 360 डिग्री होता है। और यहाँ पे टोटल विद्यार्थियों ने मतदान किया है कितना 540 विद्यार्थियों ने मतदान किया। तो 0 से 0 आप लोग काट दीजिए, 9 चौका 36, 9 छक्का 54, 4 दूना 8, 0 6 दूना 12, तो 120 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कल्पना कीजिए कि एक विद्यार्थी केवल एक समूह में गाने के लिए मत देता है। तो B ने टोटल कितना मत दिया 120 मत दिया। तो पूछा जा रहा है B का, तो B को ऊपर रखेंगे 80। टोटल कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। कितना विद्यार्थी ने मत किया तो 540। तो इस तरह से B का निकल जाएगा 120। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। निम्न तालिका में 4 मित्रों के अंग्रेजी और गणित में प्राप्तांक दर्शाए गए हैं। तो योगेश जो है अंग्रेजी में 72 लाया है, गणित में 64 लाया है। जोसेफ जो है अंग्रेजी में 75 लाया है, गणित में 68 लाया है। तो इस तरह से जो है आपको बताना है कि जोसेफ को अंग्रेजी में अधिकतम लेकिन गणित में न्यूनतम अंक मिले हैं।
देविका को अंग्रेजी और गणित दोनों में मिलाकर अधिकतम अंक मिले। इस सेकेंड वाला जो ऑप्शन है और सारे ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, बट आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है देविका को जो है अंग्रेजी और गणित में जो जोड़िएगा 149 होता है, सबसे अधिक नंबर इसको मिलता है। तो इस तरह से सेकेंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से CDP बेस्ड आपका क्वेश्चन शुरू होता है। तो आप लोग अभी तक एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें ज़रूर लगेगा कि आप लोगों को मतलब कि इससे कुछ लाभ मिल रहा है और हमें भी मोटिवेट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा हमें वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन CDP बेस्ड का। गणित में प्रमेयों को सिद्ध किया जा सकता है। तो गणित में जो है प्रमेय को जो है थ्योरम को किस रूप में सिद्ध किया जाता है, किस प्रकार सिद्ध किया जाता है? प्रयोग द्वारा, निगमन द्वारा, जांच द्वारा, परीक्षण द्वारा। तो इसमें जो है निगमन के द्वारा यानी कि इसे क्या किया जाता है, जांच किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। निगमन में पहले क्या होता है कि पहले नियम होता है, उसके बाद जो है एग्जाम्पल होता है। तो इसमें जो है गणित के जो भी प्रमेय होता है उसको पहले नियम मतलब कि बताया जाता है, बाद में उससे एग्जाम्पल के द्वारा सिद्ध किया जाता है। इस तरह से निगमन द्वारा आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा है? यानी कि यांत्रिक गणना एवं रटने पर आधारित आकलन की अपरिष्कृत विधि का सबसे अच्छा उदाहरण। पहला, सहपाठी और शिक्षक शिक्षिका की सहायता एवं परामर्श लेते हुए वर्कशीट में दी गई समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। उसके बाद गुणन सारणी या पहाड़े एवं सूत्रों को याद करने के लिए विद्यार्थियों को कहना, क्योंकि अभिकलन हेतु बुनियादी कौशल के रूप में आवश्यक है। ये भी बात जो है आपका जो है बिल्कुल एक तरह से सही है कि मतलब कि बच्चे देखिएगा कि पहाड़ा को याद करके रखता है, सूत्र को याद करके रखता है, गुणों को, जैसे कि इससे क्या होता है कि उसको जो मतलब कि कोई भी प्रश्न होता है मैथ के तो उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा कुशल होता है। तो इस तरह से यह चीज़ जो है सबसे अच्छा उदाहरण मतलब कि रटने वाला, अभी तक जितना भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ते थे तो उसका रटने वाला ऑप्शन गलत ही होता था, लेकिन जो है कुछ कुछ रट कर भी हम लोग काम करते हैं। किस रूप में? जैसे पहाड़ों को याद करके, सूत्रों को याद करके, तो उसे आगे चल के हम जब अपने सवाल बनाते हैं उसमें जो है बुनियादी रूप में वह काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेन हेले ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है। यदि आप लोग सारे वीडियो देखते होंगे प्रीवियस ईयर का तो आप लोग को पहले भी ये क्वेश्चन मिला होगा कि ज्यामितीय जो चिंतन होता है वेन हेले का, उसमें किसके बारे में नहीं बताया गया। तो यह जो है स्तर जो है आयु पर निर्भर है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। तो ये स्तर जो है आयु पर निर्भर है, ये आपका बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा। स्तर आयु पर निर्भर है, तो इसमें सिद्धांत के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तो इसका जो वेन हेले का जो है ज्यामितीय जो सिद्धांत है वो आयु पर निर्भर नहीं है इस तरह से यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है ऑप्शन में, आयु पर निर्भर है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में खेलों के उपयोग के लिए सत्य है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गणित में खेलों के उपयोगों के लिए सत्य है। नवीन अवधारणाओं का विकास केवल औपचारिक भाषण द्वारा किया जा सकता है, खेलों द्वारा नहीं। इस तरह से ये तो गलत ही होगा। नए विकसित गणितीय कौशल के अभ्यास के लिए खेलों का प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता, सही बात है। खेल आकलन के लिए उपयोग नहीं किए जा सकते, खेल क्या आकलन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो इस तरह से पॉजिटिव वे में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी किस में है? तो 2 में है। तो इस तरह से 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी यह आशय निकालने में सक्षम है कि अगर समुच्च ए में समुच्च बी की तुलना अधिक वस्तुएं हैं और समुच्च बी में समुच्च सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं और समुच्च ए की समुच्च सी की तुलना में अधिक वस्तुएं हैं, मतलब कि ए बी सी, इस तरह से कभी कभी आप लोग सवाल बनाते रहेंगे कि ए से बी अधिक है, बी से सी अधिक है, सी से डी अधिक है। तो इस तरह का जब रहता है तो वह क्या कहलाता है? तो यह सिद्धांत बताना है कि अनुपातिक चिंतन, क्रम विनिमयता, संरक्षण या संक्रमिता। तो ये जो है आपका जो ऑप्शन नंबर 4 संक्रामिता आप कहलाता है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। संक्रामिता आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर प्रतिमानों के अध्ययन को संवर्धित किया गया है क्योंकि
प्राथमिक स्तर पर जो है प्रतिमानों का अध्ययन को संवर्धित किया गया। क्यों किया गया? प्रतिमान प्रकृति में कलात्मक होते हैं। उसके बाद है प्राथमिक कक्षा में एक अध्यापक के लिए प्रतिमानों को पढ़ाना आसान होता है। प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्माण करते हैं। उसके बाद अगला है प्राथमिक कक्षा में पाठ्यक्रम बहुत कम है। तो बहुत कम है इसलिए बच्चे को प्रतिमानों को बनाने में व्यस्त रखा जाए, ये तो गलत ही है। लेकिन तीसरा वाला ऑप्शन देखिए क्या है कि प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्माण करते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो है प्राथमिक स्तर पर जो है सिलेबस जो है प्रतिमान निर्धारित होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिमान कई गणितीय अवधारणाओं के आधार पर निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला है आपका कक्षा 1 के विद्यार्थियों को संख्याओं की अवधारणा प्रस्तुत करते हुए श्री अब्दुल्लाह ने विभिन्न वस्तुओं सामग्रियों जैसे पेंसिल, गेंदे, टॉफियों इत्यादि का उपयोग किया है। तो कक्षा 1 के विद्यार्थियों को संख्याओं की अवधारणा को बताने के लिए जो है श्री अब्दुल्लाह ने क्या किया, विभिन्न वस्तुओं जैसे सामग्री है, पेंसिल है, गेंद है, टॉफी का इस्तेमाल किया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कारण है आपको बताना है। पहला है विद्यार्थियों का ध्यान सुपरिचित वस्तुओं की ओर आकर्षित कराना, गणित की कक्षा में कुछ खाली समय बिताना, संख्या जो एक निराकार संप्रत्यय है उसे संप्रतीकरण हेतु साकार मूर्त उदाहरण का वांछनीय। उसके बाद है विद्यार्थियों को संख्या संप्रत्यय अधिगम के लिए प्रोत्साहन आवश्यक है। तो ये कौन सा आपका राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो बच्चे को जो है शिक्षक के द्वारा मूर्त वस्तुओं का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए वह जो है संख्या एक निराकार होता है, मतलब कि गणित में हर एक चीज़ जो है एक अमूर्त वस्तु होता है। जब उससे मूर्त वस्तु से जब उसे मतलब कि समझाया जाता है तो वह बच्चे जो है आसानी से समझते हैं उन चीज़ों को। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। संश्लेषित विधि में हम अग्रसर होते हैं। तो संश्लेषित विधि के बारे में बताना है कि संश्लेषित विधि क्या होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। तो संश्लेषित जो विषय होते हैं हम लोग जो उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है आपका राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकें डैश जरूरी होनी चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठचर्या यानी NCF 2005 के अनुसार गणित की जो प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तक होती है वह किस प्रकार होना चाहिए? तकनीकी गणितीय शब्दावली, गणितीय कहानी और खेल क्रियाकलाप, प्रश्न हल करने पर औपचारिक कलन विधि, गणितीय संप्रत्ययों की सटीक परिभाषा। तो सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए, प्राथमिक स्तर के जो गणित के जो पुस्तक होते हैं NCF 2005 भी कहती है कि वह पुस्तक जो है पाठ्यक्रम जो आपका गणित, कहानी और खेल और क्रियाकलाप पर आधारित होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है आसानी से उस चीज़ों को क्या कर सके, सीख सके। तो प्राथमिक स्तर का गणित कैसा होना चाहिए? कहानी बेस्ड होना चाहिए, खेल से रिलेटेड होना चाहिए और गतिविधि से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद अगला है आपका शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है। एक हितधारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार होता है। तो आपको बताना है कि शिक्षा में विभिन्न हितधारकों के लिए मूल्यांकन लाभदायक है। एक हितधारी के रूप में एक शिक्षक के लिए मूल्यांकन मददगार है, किस प्रकार? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम की रूपरेखा बनाने एवं पाठचर्या के विकास में। एक विद्यालय का संचालन किस प्रकार किया जाता है, यह महत्वपूर्ण सूचना देने में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका सामान्य एवं व्यक्तित्व अधिगम के दौरान विद्यार्थियों के सामने आई कठिनाई को पहचानने में। उसके बाद मूल्यवान एवं गंभीर प्रशासनिक निर्णय लेने में। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य एवं व्यक्तित्व। सामान्य एवं व्यक्तित्व अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को जो सामने जो कठिनाई आता है उसको हल करने में शिक्षक के लिए यह जो मूल्यांकन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4.78 बड़ा है 4.9 से, 7.26 बड़ा है 7.3 से। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बच्चे जो है कर दिए हैं, तो बट ये लेकिन गलत है यहाँ पे बनाया हुआ। तो निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण है? तो यहाँ पे बच्चे जो गलती किए हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है? बच्चा लापरवाह और कक्षा में सतर्क नहीं है, ये तो गलत ही हो जाएगा। बच्चा लापरवाह नहीं रहता, बच्चा सीखते हैं।
क्लास में। उसके बाद बच्चे को अभ्यास के लिए अधिकतम समान प्रश्न देने की आवश्यकता, ये भी उतना सटीक नहीं है। बच्चे ने इस नियम को एक 3 अंकीय संख्या किसी 2 अंकीय संख्या से बड़ी होती है अति व्यापकीय कारण कर लिया है। तो बच्चे इसमें क्या कर लिया है, एक अवधारणा बना लिया है कि जो 3 अंक के जो संख्या होगा वह 2 अंक के संख्या से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए कुछ अलग ही होता है। तो ये गलती करने का मेन बच्चा का क्या कारण है कि वह बच्चा जो है वह समझ मन में बना लिया, अवधारणा बना लिया कि जो 2 अंक की संख्या होगा उससे बड़ा ही होगा 3 अंक के जो संख्या होगा। लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो इस कारण से बच्चे क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित का शिक्षण एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है आपका गणित का जो शिक्षण कैसा होना चाहिए, गणित शब्दावली के अधिगम पर, कलन विधियों को कंठस्थ करने पर, कंठस्थ मतलब याद, इस तरह से गलती होगा, ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। गतिविधि के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षण पर, प्रश्नों के हल करने के गहन अभ्यास पर। तो गतिविधि के माध्यम से होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वह गतिविधि यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है, यानी कि गणित के बारे में कौन सही नहीं आपको बताना। यह तार्किक विवेचन पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। इसकी अपनी पृष्ठीय विशिष्ट भाषा और चिन्ह, ये भी सही बात है। यह प्रकृति में अमूर्त है, ये भी सही बात है। उसके अन्य विषयों में इसका अति सीमित अनुप्रयोग है, ये बात बिल्कुल ही गलत है। क्या अन्य विषय में इसका सीमित अनुप्रयोग है, बिल्कुल नहीं है, मतलब कि इसका बहुत ही ज़्यादा अनुप्रयोग है। तो इस तरह से रहता तो आपका सही होता। तो इस तरह से नहीं का ऑप्शन नहीं में कि यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अन्य विषयों में इसका अति सीमित, मतलब कि एक तरह से सीमित लिमिट में इसका अनुप्रयोग है, इस तरह से ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान और सन्निकट कौशलों के विकास में स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकती है। एनसीएफ 2005 के अनुसार यह कथन अनुमान एवं सन्निकट कौशल के विकास के लिए स्कूली गणित एक सार्थक भूमिका निभा सकती है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। सत्य नहीं है, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें सटीक उत्तरों की आवश्यकता होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य है क्योंकि विद्यार्थियों के लिए कई सूत्र और कलन विधियों को याद करना कठिन है और वे उत्तरों के सन्निकटीकरण कर सकते हैं। उसके बाद है अगला, सत्य है क्योंकि यह प्रश्न को हल करने में समय की बचत करता है। उसके बाद सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्या को हल में अनुमान और सन्निकटीकरण निहित है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि अनुमान और सन्निकट कौशल के बारे में जो है कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है सत्य है क्योंकि कई वैज्ञानिक गणितीय और प्रतिदिन की समस्या को हल में अनुमान और सन्निकट करने जो है आपका बिल्कुल निहित है। ये आपका ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 30 क्वेश्चन जो मैथ्स के कवर किए, तो कुछ इसमें समय ज़्यादा लग गया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को बताना पड़ा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे, और आप लोग के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद, जय भारत।